चलो चैप्टर 6 निकालो सब लोग। जाओ पीछे जाओ। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। शुरू करते हैं आज चैप्टर 6। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है चैप्टर हमारा। चैप्टर 5 क्यों नहीं पढ़ रहे, चैप्टर 6 क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इसका एक रीज़न देता हूँ तुमको। दे दिया था वैसे, दे दिया था। क्या रीज़न दिया था मैंने? वो बता दिया था। जीन कहाँ दिया, अलील कहाँ दिया है, नहीं बताया? देखो 108 पेज के लास्ट पे आओ। एक बताया था 108 पेज के लास्ट में देखो जीन का डेफिनेशन दिया हुआ है बच्चों, है ना। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। 100 ध्यान से देखो 108 के लास्ट में बातें नहीं दिया हुआ है ना। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जब आप 72 पेज पे आते हो तो वहां पे अलील दे रखा है। क्या दे रखा है? अलील में क्या बोला है? डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक ही जीन के मॉडिफाइड फॉर्म को क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ओरिजिनल चीज होती है जीन, और उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। तो पहले ओरिजिनल पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे? तो ओरिजिनल पढ़ना है, इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है? पहले हमें जीन पढ़ना है। तो हमने क्या देखा भाई? पेज नंबर 72 पे देखा अलील क्या है? डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए जीन। देखो मैंने लाउड स्पीकर नहीं लगा रखा है, मैं लगाऊं और से आवाज़ अच्छी नहीं आएगी ना, तो इसलिए ध्यान से साफ साफ सुनो। तो मुझे साफ साफ रिकॉर्ड भी करना है, बिल्कुल शोर मत मचाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है? बताइए। डीएनए होता है, बिल्कुल सही। हेरिडिटी क्या चीज़ है? हेरिडिटी जल्दी से लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। प्रोजेनी साथ साथ लिखेंगे। हेरिडिटी क्या है? प्रोजेनी रिजेंबल्स टू इट्स पेरेंट। आप लोगों ने देखा ग्रुप पे सुबह एक पीडीएफ आया था, वही पढ़ना है आपने भी, है ना, सेम चीज़ पढ़नी है। तो वो चैप्टर स्टार्ट हो गया उसमें, सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6। तो आप किसके जैसे दिखते हो? अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो ना। तो क्यों दिखते हो? क्योंकि आपको उनसे जेनेटिक मटेरियल मिला है। कौन सा मटेरियल? माता पिता जैसा दिखना, इसे हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं और अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारी यार आवाज़ तो अपने पापा जैसी है, यार तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल अपने पापा जैसी है, तुम्हारी आंखें तो मम्मी जैसी हैं अपनी, या यार तुम्हारी आवाज़ तो अपने दादा दी जैसी है, तुम तो अपने दादा की फ़ोटोकॉपी लगते हो। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। ये सारी बातें हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब पेरेंट के जैसा दिखना, अपने माता पिता जैसा दिखना या अपने ग्रैंड पेरेंट जैसा दिखना, इसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो प्रोजेनी रिजेंबल टू इट्स पेरेंट्स। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनहेरिटेंस। कारण क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है, लिखिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कारण क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। तो माँ बाप से बच्चों में गुणों का ट्रांसफर होना, माँ बाप से बच्चों में गुणों का जाना, ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट जैसे दिखते हैं, यानी हेरिडिटी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस की वजह से हेरिडिटी होती है, यानी इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हम क्यों अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं? क्योंकि हमें अपने पेरेंट से मिलता है जेनेटिक मटेरियल, और वो मिलना, वो प्रोसेस कहलाता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और बायोलॉजी की जो ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पे ही पूरी बायोटेक टिकी हुई है आगे। लेकिन टफ नहीं है, याद रखना, आसान नहीं है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं पता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या लिखा? प्रोजेनी रिजेंबल टू इट्स पेरेंट्स। और इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू
प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चे, और ये लाइन लिखिए, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस जो होता है वही कारण है हेरिडिटी का। इनहेरिटेंस की वजह से ही होती है हेरिडिटी। लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी सेल के अंदर 3 चीजें ऐसी बताओ जो हर सेल में होती हो। 3 चीजें बताओ। सबसे पहली चीज होती है सेल की मेम्ब्रेन। क्या होती है? दूसरी चीज होती है साइटोप्लाज्म, ये सब सेलों में होता है साइटोप्लाज्म। और तीसरी कंपलसरी चीज होती है, बिल्कुल गलत, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? क्योंकि जब आप न्यूक्लियस बोलते हैं तो आप बैक्टीरिया को इंक्लूड थोड़ी करते हैं उसमें। तो 3 बुनियादी चीजें जो हर किसी में होंगी, सुन लो क्या क्या है। सेल की मेम्ब्रेन, सेल का पानी साइटोप्लाज्म, और तीसरा इसका जेनेटिक मटेरियल। ये 3 चीजें हर सेल में होती है। अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल लेता हूँ तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। अच्छा, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड 2 नाम से जाने जाते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 नाम से जाने जाते हैं। एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिखो साथ के साथ लिखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सी एक्स्ट्रा लगा है ना, बस शॉर्ट में क्या बना? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या बना? आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में से ध्यान रखेंगे कि आरएनए जो होता है वो डीएनए के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। इसका मतलब लेस स्टेबल होता है। इसका मतलब यही हुआ, ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है? लेस स्टेबल। और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें। ठीक है, एक्ट एज कैटलिस्ट। तो आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, यानी कुछ वायरसेस में। तो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। आर.एच. विटेकर का नाम सुना है? कौन था ये जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? तो आर.एच. विटेकर ने क्या वायरस को 5 किंगडम में जगह दी थी? क्यों नहीं दी थी? क्योंकि वायरस के पास सेल नहीं होती। क्या नहीं होती? विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। जिंदा होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? तभी तो बोलते हैं सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जिंदा रहना है तो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए। और वायरस के पास सेल? वायरस होते हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी सेल नहीं होती, बस पार्टिकल जैसे होते हैं। और ये पैरासाइट्स होते हैं, सेलों पे आते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अभी हाल के कुछ सालों में आपने कोरोना वायरस का नाम बहुत सुना और अच्छे से पढ़ा भी उसके बारे में, क्योंकि टाइम इतना था, घर पे बंद हो गए थे। तो कोरोना वायरस पे काबू नहीं पाया जा सका समय रहते, और बहुत मौतें हुई, और इसकी वजह से लॉकडाउन भी हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। क्या था? ध्यान रखिए, वायरस 2 तरह के होते हैं, डीएनए वाले और, लेकिन जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बदलते हैं। बदलने को क्या कहते हैं मनीष? बदलने को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब आरएनए वाले वायरस में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। अगर आप आज कोई दवाई बनाते हो उन्हें मारने के लिए, तो कल तक वो दवाई बेअसर है, क्योंकि वायरस खुद को कर लेगा चेंज। जैसे आपने कोरोना के वेरिएंट सुने थे, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। वो वेरिएंट्स का मतलब क्या है? अपडेट हो गया, चेंज आ गया उसमें। और यही बात बुक में भी लिखी हुई है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 103, 103 नीचे से दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नीचे से दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम म्यूटेट एंड इवॉल्व एट अ फास्टर रेट। मिला? अंडरलाइन कर लो। वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो बहुत जल्दी क्या करते हैं? म्यूटेट। और क्या करते हैं? इवॉल्व एट अ फास्टर रेट। हाँ भाई, मिला सबको?
तो कौन से वायरस ज़्यादा खतरनाक है, डीएनए वाले कि आरएनए वाले? तो आरएनए खुद को बहुत जल्दी क्या करता है, चेंज। सिर्फ कुछ वायरसेस को छोड़ के, जैसे आपने नाम सुना होगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे हम लोग। तो HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो तभी तो आज तक एड्स की कोई दवाई नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? हम बनाएंगे कोई दवाई भी तो वो उसको अडेप्ट कर लेगा और वायरस म्यूटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर उस पर वो दवाई असर, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कौन से वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आरएनए वायरस, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी बदलता रहता है। आया समझ में? लेकिन डीएनए वाले वायरस इतने खतरनाक नहीं होते क्योंकि डीएनए स्टेबल होता है। अब जरा डीएनए के बारे में लिखेंगे, लिखो लेस रिएक्टिव, बिल्कुल उल्टा लिखना इसका, लेस रिएक्टिव होता है, दस मोर स्टेबल। तो आरएनए कम, आरएनए के मुकाबले डीएनए कम रिएक्टिव होता है और ज्यादा स्टेबल होता है। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या एक बड़ा हाथी हो, वेल हो, चिड़िया हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फर्क नहीं पड़ता, हर किसी की सेल में डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल। याद रखना डीएनए की जो प्रॉपर्टी है वो आरएनए से अलग है। आरएनए के मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है और ये स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को सालों साल। तो जिस डीएनए के साथ आप पैदा हुए थे, मतलब जो जेनेटिक जानकारी आपकी जन्म के वक्त थी, एट द टाइम ऑफ बर्थ, वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी बुढ़ापे तक रहेगी, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि डीएनए में चेंज नहीं आते, ये स्टेबल रहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डीएनए सभी लाइफ फॉर्म्स, हम क्या है, एक लाइफ फॉर्म है, एक प्लांट लाइफ फॉर्म है, एक अमीबा लाइफ फॉर्म है, जो भी जिंदा है वो क्या है, लाइफ फॉर्म। तो सभी लाइफ फॉर्म्स में, सभी जिंदा जीवों में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, अनएक्सेप्शनली, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रहेगा। लेकिन कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए, और दोनों के दोनों कौन से एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। आ रहा है समझ में? लिख दिया। अब 1869 की बात है, बुक में लिखा हुआ है, फ्रेडरिक मिशर, पेज नंबर शायद 97 पे है, मिला? फ्रेडरिक मिशर ने ना एक उल्लू पाल रखा था, आउल, और उसके उल्लू के पैर पे ना फोड़ा, फुंसी हो गई थी कुछ, तो घाव हो गया था। तो उन्होंने उसका पस निकाला, पैर में से पस निकाला, और उस पस की जो सेल्स होती हैं उन्हें एक एसिडिक डाई से स्टेन किया। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, पस सेल्स ऑफ आउल को लिया और स्टेन किया, साथ साथ लिखते रहो, स्टेन्ड विद एसिडिक डाई, एसिडिक डाई से स्टेन किया। तो फ्रेडरिक मिशर ने पाया, ही फाउंड सम एसिडिक substances in the न्यूक्लियस। तो सेल के न्यूक्लियस में उन्होंने कैसे सब्सटेंसेस पाए, एसिडिक सब्सटेंसेस। क्या आप में से कोई बता सकता है पस सेल कौन होती है? व्हाइट ब्लड सेल होती है, यू आर राइट, बट कौन सी? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल में भी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग है मवाद में, पस में वही सेल होती है मेनली, मैंने 11th में पढ़ाया था आपको। विच सेल इज नोन एज पस सेल? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी सेल्स होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा व्हाइट ब्लड सेल कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। 60 से 65%, 60 to 65% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल कौन है? न्यूट्रोफिल्स। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पस सेल्स। तो उसको स्टेन किया किससे? एसिडिक डाई से। तो क्या पाया कि उसके अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। ही कॉल्ड इट, उसने नाम दिया न्यूक्लिन, एनसीईआरटी में लिखा है देखो, ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। तो ये जो शब्द है न्यूक्लिन किसका दिया हुआ है? फ्रेडरिक मिशर। लेकिन फ्रेडरिक मिशर के ही एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था ऑल्टमन। क्या नाम था उनका? ऑल्टमन। ही वॉज ए स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर के स्टूडेंट थे ऑल्टमन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो शब्द था ही चेंज्ड या रिप्लेस कर दिया इसने
और नहीं 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 ही रिप्लेस द टर्म, इन्होंने टर्म को रिप्लेस कर दिया। ही रिप्लेस द टर्म न्यूक्लिन बाय न्यूक्लिक एसिड, यानी जो अब तक न्यूक्लिन बोला जाता था इन्होंने उसे क्या बोलना शुरू किया। तो आज की डेट में जो आप बोलते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो वर्ड किसका दिया हुआ है? वो वर्ड ऑल्टमन के दिए हुए हैं, ठीक है। उससे पहले मिशर ने उसको क्या नाम दिया था भाई? हाँ, मिशर ने नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन टर्म वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक मिशर। आ रहा है समझ में? न्यूक्लिन शब्द मिशर ने दिया था, बाद में न्यूक्लिन चेंज होकर क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड शब्द ऑल्टमन का दिया हुआ है। ऑल्टमन जो कि स्टूडेंट थे किसके? फ्रेडरिक मिशर के। तो आज की डेट में हम जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स हैं। पढ़े आगे। डन। अब आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी सेल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे भारी बायोमोलिक्यूल कौन सा होता है? जो सेल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे भारी मॉलिक्यूल हो, क्या होता है वो? द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ अ सेल, वो होता है उसका डीएनए। याद रखना, डीएनए किसी भी सेल का होता है ये लार्जेस्ट होता है एंड हैवीएस्ट। लार्जेस्ट भी है और हैवीएस्ट भी है। बायोमोलिक्यूल 11 में पढ़े थे ना बायोमोलिक्यूल्स, वही। तो सबसे बड़ा और भारी, लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल के अंदर सबसे बड़ा और भारी बायोमोलिक्यूल कौन होता है? डीएनए होता है। तो जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने सेल को रख दिया। तो बताओ, अगर मुझे किसी हल्की और भारी चीज़ को अलग अलग करना है तो क्या प्रोसेस है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हल्की और भारी चीज़ को अलग अलग करना है तो क्या करेंगे ऐसे में? बोलो, ज़ोर से बोलो। मिक्सचर है आपके पास, उसमें हल्की चीज़ें भारी चीज़ें भी, अलग अलग करना है आपको। भारी को हल्के से अलग करना है, क्या करोगे? हाँ, पानी में डाल देंगे तो भारी चीज़ें डूब जाएंगी, हल्की ऊपर आ जाएंगी। क्या करेंगे? कैसे घुमाएंगे? वो तरीका क्या है? ये वाला तरीका है। हाँ, शेक करेंगे, झाग निकलेगा उससे। क्या करेंगे बताओ? प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि आप एक सेंटर के अलोंग उसको बार बार रोटेट करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन से लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगता है? ऐसा हुआ है कभी आपने किसी 2-3 साल के छोटे बच्चे को हाथ में पकड़ के बोला चल तुझे घुमाता हूँ, चक्री घुमाता हूँ, और आपने उसे घुमाया घुमाया घुमाया, उसकी निक्कर उतर गई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? तो भाई सेंटर से दूर जा रहा है ना ये फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर से दूर ले जाए उसे क्या बोलते हैं? और बच्चा उसके हाथ फिसल रहे हैं, वो कह रहा है भैया छोड़ना दे, मेरा सर लग गया दीवार पे। वो आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा है? सेंट्रीपिटल। सेंटर की तरफ जो लगे, सेंटर पे लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से फ्री करने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको जब हम टेस्ट ट्यूब को जोर से घुमाएंगे, ऐसे इस रेडियस में घुमाएंगे, और जोर से मेरा मतलब है लगभग 10,000 आरपीएम। बच्चों आरपीएम का मतलब पता है क्या होता है? रोटेशंस पर मिनट। क्या होता है? रोटेशंस। लगभग 10,000 आरपीएम। आप किसी भी व्हीकल में देखना, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसमें ना एक आरपीएम होता है। जैसे आप रेस देते हो, वो सुई ऐसे जाती है, वो आरपीएम होता है। उसमें इंटू 1000 या इंटू 100 लिखा होता है। आरपीएम मतलब यही होता है, रोटेशंस पर मिनट। तो हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को घुमाने वाले हैं लगभग 10,000 रोटेशंस पर मिनट। इससे होगा क्या कि भारी चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी, और सेल के अंदर सबसे भारी चीज़ उसका डीएनए होता है। तो डीएनए को निकालने का तरीका क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम डीएनए निकाल सकते हैं सेल के अंदर से। समझ में आया क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि डीएनए सेल का सबसे बड़ा और सबसे भारी बायोमोलिक्यूल। तो भारी को निकालने का तरीका क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो। इजी, बनाओ उसको जल्दी से।
साथ के साथ कॉपी में लिखना भी है। तो डीएनए निकालने का तरीका क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। टेस्ट ट्यूब को बहुत ज़ोर ज़ोर से रोटेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। बढ़े, आगे बढ़े। देखिए, जो ये डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए एंड आरएनए दोनों के दोनों क्या होते हैं? आर न्यूक्लिक एसिड्स। दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। मेरे साथ साथ लिखिए, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर। इस शब्द को तोड़िए जरा। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स, मर मतलब यूनिट्स, तो मैनी यूनिट्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे में बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ? एक पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमर है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक मोनोमर है। जैसे फूलों की माला होती है, तो एक फूल क्या होता है? मोनोमर। पूरी माला क्या होती है? मनीष, आवाज़ आ रही है क्लियर? तो एक को क्या बोलते हैं? मोनोमर। बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीमर। इसका मतलब जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, वो किस चीज़ के बार बार रिपीट होने से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को रिपीट करेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या हो रहा है भाई ये? तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। कह सकते हैं पॉली लगने का मतलब क्या हुआ? कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाओगे तब बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें पॉली को अलग करो। पॉली का मतलब क्या हुआ? कई सारे। पॉली का मतलब हो गया मैनी। न्यूक्लियोटाइड्स, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड 4 होते हैं, अभी सिखाऊंगा आगे। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ये लिख दिया इतना। अब न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है बच्चों 3 चीज़ों से। 3 चीज़ें अगर आप एक साथ जोड़ते हैं तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। 11 में पढ़ा था आपने, बताओ कौन कौन सी 3 चीज़ें वो? जी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये 3 चीज़ें, इनको अगर आप एक साथ जोड़ते हैं आप तब जाके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो सबसे पहली चीज़ है बेस, और ये बेस किसका बना होता है? नाइट्रोजन का। दूसरी चीज़ क्या है? शुगर। शुगर होती है 5 कार्बन की। तो क्योंकि 5 कार्बन की शुगर होती है हम इसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तीसरी चीज़ होती है फॉस्फेट। तो ये 3 चीज़ें अगर एक साथ होंगी, बेस, शुगर और फॉस्फेट, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको याद करने का तरीका था BSP, बेस, शुगर, फॉस्फेट। BSP हम लोग याद करते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी, पर वो पार्टी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, कोई वोट ही नहीं देता। हाथी जैसा चुनाव चिन्ह और पर्सनैलिटी भैंस जैसी होगी, वोट कहाँ से मिलेंगे? तो BSP का अस्तित्व तो नहीं है, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, बहुत सारा प्यार। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? बहुत सारे प्यार से बनता है। तो बेस, शुगर और फॉस्फेट 3 चीज़ें होती हैं इसमें। तो बेस जो होता है वो नाइट्रोजन का बना होता है, तो वी से इट एज
नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि नाइट्रोजन का बना हुआ है ना, तो हम लोग इस बेस को कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। और शुगर जो होती है वो 5 कार्बन की होती है, तो हम लोग इसको कहते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और फॉस्फेट जो होता है उस पर चार्ज होता है, तो इसे फॉस्फेट आयन कहते हैं। यानी कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है, बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ बेस और शुगर अगर साथ में हो ना, तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? बेस और शुगर। बेस और शुगर साथ में होंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और तीनों एक साथ होंगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड। तीनों साथ में तो फिर न्यूक्लियोटाइड बोल दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या? फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आया समझ में? आराम से लिखो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हो, बहुत ही बेसिक बुनियादी बातें हैं। ज़्यादा स्पीड में नहीं सीखना, आराम आराम से सीखना है। एक बार सीख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये फर्स्ट टाइम है आप लोगों का। तो 3 चीज़ों से बनता है, बेस से, शुगर से और तीसरा फॉस्फेट। ये तीनों को मिला दोगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? याद है डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। पढ़ा था आपने? 11th क्लास में नहीं पढ़ा था? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहली चीज़ क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? प्यूरीन्स और पायरीमिडीन। 2 होते हैं ना, प्यूरीन और पायरीमिडीन। पहचान क्या है? जो प्यूरीन होते हैं उनमें होती है डबल रिंग, 2 रिंग होती है उसमें। देखिए कैसे बनाना है। ऐसे 5 मेंबर की रिंग बनाओ पहले, फिर उसी से सटाकर 6 मेंबर रिंग बनाओ ऐसे, इस तरीके से। जबकि पायरीमिडीन में 6 मेंबर रिंग बनानी है आपको, सीधा ऐसे। तो यहाँ पे सिंगल रिंग है, वहाँ पे 2 रिंग है। बनाया? प्यूरीन और पायरीमिडीन, जल्दी से बनाओ रिंग। अब इसमें ना नंबरिंग भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने मेंबर रिंग है? 9 मेंबर रिंग है। प्यूरीन कैसी रिंग है? 9 मेंबर्ड रिंग। और इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होता है? देखो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होता है? 1 पे होता है, 3 पे होता है, 7 पे होता है, 9 पे होता है। ऐसे याद रखना, 1 3 7 9, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। पिरीमिडीन, पायरीमिडीन। पायरीमिडीन में आप ऐसे याद कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। पायरीमिडीन, इसमें नंबरिंग ठीक है। इसमें एक काम करना है आपको, यहाँ पे ना डॉट बना देना 1 पे और 3 पे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। 1 3 पे नाइट्रोजन होता है। तो 2 तरह की रिंग है, प्यूरीन और पायरीमिडीन। पायरीमिडीन जो है वो है 6 मेंबर्ड रिंग, और प्यूरीन क्या है? 9 मेंबर्ड रिंग। तो प्यूरीन के एग्जाम्पल बेटा ऐसे याद करना है। एक होता है ए फॉर एडेनाइन। देखो इसके नाम में भी 9 आ रहा है ना, क्योंकि मेंबर कितने हैं? 9, इसलिए एडेनाइन। ऐसी जी फॉर गोएनाइन, गोएनाइन है ना।
और यहाँ पर पायरिमिडीन कैसे याद करेंगे? पायरिमिडीन, बीटाडीन कब लगाते हैं? बीटाडीन जब कट लग जाता है। क्या लग जाता है? कट लग जाता है। वैसे तो कई तरह के घाव पे काम आती है, लेकिन आप ऐसे याद कर लेना, CUT कट, कट है तो पेरिमिडीन। तो कट में C का मतलब होता है साइटोसिन, C का मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरासिल, T का मतलब थाइमीन। ठीक है, तो पायरिमिडीन होते हैं 3 तरह के और प्यूरिन होते हैं 2 तरह के। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाई ये सिंबल है इनके, मतलब A सिंबल होता है एडेनिन का, G सिंबल होता है गुआनिन का, ऐसी C सिंबल होता है साइटोसिन का, U सिंबल होता है यूरासिल का और T सिंबल होता है थाइमीन का। ऐसे याद रखना है, ATGC। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी लिखो, यूरासिल सिर्फ RNA में पाया जाता है, ओनली इन RNA, और थाइमीन सिर्फ DNA में पाया जाता है, ओनली इन DNA। तो अगर हमसे पूछे जाए कि RNA में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं RNA में, तो आंसर होगा एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। और यही हमसे पूछा जाए कि DNA में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, तो आंसर होगा एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। आपने डिफरेंस देखा? डिफरेंस किसका है? थाइमीन और यूरासिल का, ये डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। RNA और DNA में नाइट्रोजिनस बेसिस का फर्क देखो क्या है। RNA में कौन है? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन, और DNA में क्या है? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। द ओनली डिफरेंस इज कि यूरासिल सिर्फ किस में होता है और थाइमीन सिर्फ, याद रहेगा, सिर्फ DNA में कौन होता है, सिर्फ RNA में कौन होता है, बाकी देखो सब में है। मतलब ये जो है एडेनिन ये दोनों में है, DNA RNA में, गुआनिन दोनों में है और साइटोसिन भी दोनों में। क्लियर? तो 2 तरह के होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन कैसे याद रखेंगे? देखिए इस दुनिया में कुछ भी प्योर नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें भी मिलावट है, कॉपर मिला देते हैं ना। तो याद रखना, सिल्वर यानी चांदी जो होती है प्योर होती है, उसमें मिलावट नहीं करते अधिकतर, वैसे मिलाते हैं बट चांदी एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो Ag प्योर है, Ag मतलब सिल्वर, प्योर मतलब प्यूरिन, याद रहेगा, Ag प्योर होता है। और CUT कट से क्या याद रखेंगे? बीटाडीन, बीटाडीन यानी पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन में आ गया कट, CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। डन? मनीष समझ में आ रहा है भाई? बहुत पीछे बैठा तू आज, लिख लिया सब? सही है, 2 पे रुका है, ये 200 पे रुकता जाके है। सो दैट टेक्निकल ग्लिच, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अच्छा आप लिखिए नाइट्रोजिनस बेसिस, लिखिए अमंग नाइट्रो, ऐसे लिखना अमंग नाइट्रोजिनस बेसिस purines are complementary to pyrimidine। प्यूरिन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? पायरिमिडीन्स के। दैट इज ए प्यूरिन ऑलवेज forms pair with किसके साथ? पायरिमिडीन। यानी प्यूरिन हमेशा जोड़ी किसके साथ बनाएगा? पायरिमिडीन के साथ। ठीक है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या मतलब होता है इसका? एक दूसरे के लिए बनी हुई है ना, मेड फॉर ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे को पूरा करे उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे दिन के बिना रात अधूरी है, चाय के बिना बिस्किट अधूरे हैं ना, चाय बिस्किट है ना, एक मैच है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मेड फॉर ईच अदर, लाइक दिया बाती बोलते ना, दिया और बाती। सीरियल भी है क्या इसके नाम पे?
ठीक है, और क्या एग्जाम्पल दो कॉम्प्लीमेंट्री का? चांद सूरज नहीं, दे आर नॉट मेड फॉर ईच। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल जैसे दारू और चकना, जैसे पजामा और नाड़ा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना? एक पजामा बिना नाड़ी के कितना अधूरा है। तो मेड फॉर ईच अदर, जो चीज़ें एक दूसरे को कंप्लीट करें उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्यूरीन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? पायरिमिडीन के। प्यूरीन का जोड़ीदार कौन होता है? पायरिमिडीन। और ये जो जोड़ी बनती है कौन से बॉन्ड से बनती है भाई? एच बॉन्ड। कौन था ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरा बोलो क्या? अच्छा, इनकी रिश्तेदारी देखो कैसे है। रिश्तेदारी कुछ ऐसे है कि एडेनिन हमेशा जोड़ी बनाएगा थाइमीन के साथ, तो थाइमीन हमेशा जोड़ी बनाएगा एडेनिन के साथ। ऐसी गुआनिन हमेशा जोड़ी बनाएगा साइटोसिन के साथ, तो साइटोसिन हमेशा जोड़ी बनाएगा गुआनिन के साथ। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, बताइए एडेनिन क्या है? प्यूरीन की पायरिमिडीन? प्यूरीन है। और थाइमीन क्या है? तो हो गया ना प्यूरीन और पायरिमिडीन। और बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? एडेनिन और थाइमीन को एक साथ क्या बोलेंगे? एक साथ बोलेंगे बेस पेयर। क्या बोलेंगे? तो जब दो बेस एक साथ होते हैं, दे टुगेदर फॉर्म अ पेयर कॉल्ड बेस पेयर। इसका मतलब ये नीचे देखो ध्यान से, ये भी एक बेस पेयर है, जी और सी का भी एक बेस पेयर है। समझ में आया? सी और जी का भी बेस पेयर है। और कमाल की बात सुनो, डीएनए की लंबाई कभी मीटर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस नहीं करते, नंबर ऑफ बेस पेयर में करते हैं। पेज नंबर 96 पे एक पैराग्राफ है द डीएनए करके, है ना? पैराग्राफ मिला आपको? उसमें लिखा है द लेंथ ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड एज बेस पेयर। हमेशा किस में दी जाती है? बेस पेयर। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर दिए हुए हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर दिए हुए हैं। मिला? इकोलाई में 3.6 × 10⁶ बेस पेयर दिए, 4.6 है वो, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर दिए हुए हैं। मिला? तो सब में बेस पेयर लिखा है ना। इसका मतलब डीएनए की लंबाई एक्सप्रेस किस में होती है? लेंथ ऑफ डीएनए इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर। और जो ये बेस पेयर होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? प्यूरीन और पायरिमिडीन, जो कि आपस में जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फेज 174 करके वायरस लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है ना। बेस पेयर नहीं लिखा है बेटा, क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड्स। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, उसका सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैसा है? डीएनए होना कैसा चाहिए था? इसका सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि देखो जब डीएनए के दो स्ट्रैंड यानी दो धागे होते हैं तो एक के सामने दूसरा होता है, यानी प्यूरीन के सामने पायरिमिडीन होता है। दोबारा बोलो, प्यूरीन के सामने, तभी तो बनता है बेस पेयर। लेकिन जब एक ही लाइन होगी, दूसरी सामने वाली होगी ही नहीं, तो बेस पेयर होंगे क्या? तो यहाँ पे 5386 न्यूक्लियोटाइड्स लिखने का मतलब ये हुआ कि इसके पास है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे सबका डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका डीएनए कैसा है? तभी तो इसमें बेस पेयर नहीं है। तो बेस पेयर का एक मेंबर, जैसे प्यूरीन है, ये प्यूरीन है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? पायरिमिडीन। इस जोड़ी को बोलते हैं बेस पेयर। जोड़ी में एक मेंबर अगर प्यूरीन है तो दूसरा पायरिमिडीन है, और ये आपस में जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन हमेशा एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब ये बताओ डीएनए कितने टाइप का होता है? डीएनए कितने टाइप का होता है? किसी को पता है डीएनए कितने टाइप का होता है? कोई भी बता सकता है? नो आइडिया? 2 टाइप का? श्योर? बिल्कुल सही बोला, डीएनए 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 लाइनें निकलेंगी ना इसमें से। 2 टाइप का होता है डीएनए। बताओ कौन कौन से 2 टाइप होते हैं डीएनए के? कौन से 2 टाइप होते हैं डीएनए के? वाह, क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी। सही सही एकदम है। ठीक है, तुक्का मारा, अच्छा है, ट्राई करा, नाइस ट्राई। तो एक है, देखो 2 तरह के डीएनए होते हैं, ध्यान रखना। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? डीएनए 2 तरह का होता है। सामने देखिए 2 कौन कौन से तरह के। एक होता है लीनियर डीएनए, सीधा डीएनए, ये है लीनियर डीएनए।
और एक होता है सर्कुलर डीएनए। तो कितने टाइप का होता है डीएनए? 2 टाइप का, याद रखना है ना, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ऐसे बैक्टीरिया के पास। अच्छा, हमारे पास होता है क्या सर्कुलर डीएनए? होता है क्या हमारे पास सर्कुलर डीएनए? बताओ। बिल्कुल, हमारे पास भी होता है, याद रखना। सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के पास तो होता है, हमारे पास भी होता है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। याद रखना, आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस, आधा अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी होते हैं और अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है। तो ये कैसा डीएनए? लिख लो, डीएनए के 2 टाइप्स होते हैं, एक सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया और यूकैरियोट दोनों में होता है। और दूसरा सीधा यानी लीनियर डीएनए। तो डीएनए के हो गए कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, लीनियर और सर्कुलर। और मैं अगर लिखूं यहाँ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, तो बताओ भाई क्या करूं? यहाँ पे यूकैरियोट के पास होता है, यस। प्रोकैरियोट के पास नहीं। ये वाला यूकैरियोट के पास, प्रोकैरियोट के पास, दोनों के पास होता है। कौन सा डीएनए? सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए आपको यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में मिल जाएगा, जबकि लीनियर वाला सिर्फ यूकैरियोट मिलेगा। तो डीएनए के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है डीएनए, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। पर डीएनए के और भी तो टाइप्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सुना है ऐसा कुछ? पढ़ाते हैं लोग, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बहुत ज्ञानी लोग भी पढ़ाते हैं ना। तो देखो ऐसे भी पढ़ाते हैं कुछ लोग कि डीएनए ये होता है, ए डीएनए होता है, फिर होता है बी डीएनए होता है, ऐसी एक सी डीएनए होता है, ऐसी डी डीएनए होता है, और एक जेड डीएनए होता है। ऐसे पढ़ते हैं। देखिए ये डीएनए के टाइप्स नहीं है, ये डीएनए के प्रपोज्ड मॉडल्स हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे जे थॉमसन मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो वो सब क्या थे? वो सब के हाइपोथेसिस थे। निशिका सीधे, ये सब के हाइपोथेसिस मतलब सबकी कल्पना थी कि डीएनए ऐसा होता होगा। और वाकई में इस दुनिया में जो चीज़ किसी ने देखी नहीं होती ना, उसके ऊपर सब बकवास करते हैं, सब बोलते हैं अरे ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा होगा। हर कोई अपनी मतलब ज्ञान पेलता है उस पर। तो सबने अपना अपना ज्ञान पेला और तो लोगों ने बोला नहीं डीएनए ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्केट में एक्सेप्ट किया गया और सबने सही माना, जो आप भी पढ़ रहे हो, वो कौन सा डीएनए है? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, अपनाया लोगों ने इसको, क्योंकि बिल्कुल सही था। इसमें दी गई बातें सारी एकदम सही थी, सटीक थी। और कमाल की बात, जब डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा ही निकला। 1953 में दिया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉडल। और कमाल की बात है 2022 चल रहा है, आप यही पढ़ रहे हो और मैं यही पढ़ा रहा हूँ, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब दे वर वेरी राइट एट देयर टाइम। कितनी बड़ी बात है ये, समय से पहले वो एकदम सही बात कह रहे थे अपने टाइम पे। और देखो आज 2022 में हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। 1953 का कौन सा मॉडल? बी डीएनए। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे ए बी सी डी, ये सब क्या है? ये सब है प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ डीएनए। क्या है? प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ डीएनए। और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, लोगों ने माना, साइंटिस्ट ने माना, वो कौन सा था? बी डीएनए। तो बी डीएनए आया था बच्चों 1953 में बाय जेम्स वॉटसन। नाम लिख लो, ये 11th में भी मैंने बताया था आपको, जेम्स वॉटसन। और दूसरे कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? इस मॉडल को जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ये जो बी डीएनए था, इसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल। देखो कैसे होता है ये डबल हेलिक्स, ध्यान से देखना। एक धागा यानी एक हेलिक्स, दूसरा धागा यानी कि दूसरा हेलिक्स। तो कितने हेलिक्स हो गए? 2। तो इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। इनमें ना डायरेक्शन होती है बेटा, इसे पोलैरिटी कहते हैं। जैसे एक होता है 5 प्राइम तो दूसरा होता है 3 प्राइम। ऐसे ही अगर एक 3 प्राइम है तो दूसरा एंड होगा 5 प्राइम। ये प्राइम क्यों शब्द यूज़ किया अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये ना कार्बन नंबर के हिसाब से। अभी तुम बस ये डायरेक्शन याद करो कि एक 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे होता है। और कितने धागे आपको इसमें दिख रहे हैं? 2। क्योंकि ये 2 धागे का दिख रहा है तो इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंड का
स्टैंडर्ड नहीं, स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? धागा। तो आप बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। शॉर्ट में कैसा लिखेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे DS डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर यहाँ बीच में से जुड़ा होता है लाइन से। ये लाइन क्या होती है? बेस पेयर्स। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही है, दीज आर कॉल्ड बेस पेयर्स। इस बेस पेयर में एक प्यूरिन होगा तो दूसरा क्या होगा? पायरिमिडीन। और ये ऑरेंज कलर की लाइन जो दिख रही है, ये क्या है? ये स्ट्रैंड है। जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है? वो स्ट्रैंड है। और ऐसे कितने स्ट्रैंड है? 2। तभी तो बोला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मार्केट में किस नाम से पॉपुलर हुआ था ये? BDNA। कौन से साल में आया था? ला करो, किसने दिया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। BDNA के नाम से था। डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी कहते हैं। इसमें 2 स्ट्रैंड्स, 2 धागे होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का कारण यही है। अब मैं तुम्हें एक मॉडल दिखाई देता हूँ इसमें। कॉपी करें? चलो, कितनी आसान है ना ज़िंदगी। 12 तक है बस ये, इसके बाद कष्ट ही कष्ट है जीवन में। लिख लिया करो ना, लिखने से याद होता है। कहाँ लिखा है? नहीं, यहाँ कहाँ लिखा है? दिखाओ, ये सब हो गया? कहाँ? स्कैम चल रहा है, देख रहे हो? पड़ताल में पता लगा कुछ नहीं है, सब फर्जी है। अगली बार से लिखना, खाली मत बैठना। देखो भाई, तुम्हें अब डीएनए का मॉडल दिखा देते हैं एक्चुअली कैसा होता है। सब कुछ समझना नहीं है इसमें, कुछ कुछ बातें जो मैं बताऊंगा वो देखना ध्यान से। आप देखिए ध्यान से। ये है साइटोसिन। तो सामने क्या है? ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? तो देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए ना साइटोसिन और गुआनिन के बीच में। ऐसे ही आप देखो एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यही तो पढ़ा था हमने। देखो साइटोसिन हमेशा बेस पेयर किसके साथ करता है? और एडेनिन किसके साथ करता है? देखो साइटोसिन फिर से आ गया, तो इसने गुआनिन के साथ बनाया ना बेस पेयर। और बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो जोड़ी आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये पूरी एक जोड़ी बन गई ना। इस जोड़ी को क्या कहेंगे? बताइए, इस जोड़ी को क्या कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे बेस पेयर। BP शॉर्ट में लिखेंगे, स्मॉल में, कैप्स में नहीं। BP मतलब बेस पेयर। तो बेटा ऐसे ऊपर भी एक बेस पेयर है, ध्यान से देखो। ऐसे इसके ऊपर भी एक बेस पेयर है और इसके ऊपर भी एक बेस पेयर है। तो डीएनए की लंबाई हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं? अच्छा, साइड में जो आपको ये पेंटागन दिख रही है, मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये शुगर है। क्या है ये? और ये जो दिख रहा है ये फॉस्फेट्स है। तो शुगर और फॉस्फेट कैसे जुड़े होते हैं वो अगली क्लास की चीज़ है। लेकिन फिलहाल आज आपको ये सीखना था कि बेस कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, प्यूरिन्स और। अब देखो, जो डबल रिंग वाला है वो प्यूरिन है। प्रिंस समझ में आ रहा है? जो डबल रिंग का है वो प्यूरिन है और जो सिंगल रिंग का है वो। आप देख लो, हमेशा एक प्यूरिन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? और वो बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, आप NCERT में ना 97 पेज पे तीसरा पॉइंट देख सकते हो। तो 97 पेज पे जो तीसरा पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है, द 2 strands ऑफ DNA आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बुक में देखो, विद थाइमिन। मिला? वाइस वर्सा, थाइमिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद एडेनिन। गुआनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन। एज अ रिजल्ट अ प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडीन। यानी प्यूरिन के सामने हमेशा कौन आता है? नहीं मिला बुक में? वो सारे पॉइंट्स मैं अगली क्लास में क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। अभी अटेंडेंस बोलेंगे सब लोग।